ओके, थैंक यू, शुक्रिया। गर्मी बहुत ज़्यादा है। शुक्रिया नीतू भाई। तो फिलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं कम समय में ही अपनी बात रखने का प्रयास करूँगा और आप सभी से अपील है कि इसको शेयर कर दें ताकि साथियों तक पहुँच जाए। जय भीम, जय मंडल, जय फुले, जय पेरियार। बहुजन समाज में जन्मे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, महामना राम स्वरूप वर्मा, बीपी मंडल, मानव साहब काशीराम, माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख, जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और पेरियार रामास्वामी नायकर, वीर बिरसा मुंडा और सभी बहुजन महापुरुषों को मेरा नमन। साथियों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं, ज्ञात होगा आपको कि हम सब लोग मिलकर के जातिवार जनगणना करवाने की मांग को लेकर और मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने के लिए हम लोग लंबे समय से आवाज़ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। पदयात्राओं के माध्यम से, ज्ञापन धरना प्रदर्शन के माध्यम से, तमाम अलग अलग माध्यमों से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। ये एक बड़ी लड़ाई है और यहाँ तक मुझे समझ आ चुका है कि छोटे मोटे प्रोटेस्ट से, छोटे मोटे आंदोलनों से कुछ विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। जय भीम, तेजेंद्र आज़ाद जी, सत्येंद्र यादव जी, साथियों इसको शेयर भी कर दें क्योंकि अपने पास अपना मीडिया नहीं है। जो है वो सोशल मीडिया ही अपना मीडिया है, ताकि और इस आवाज़ को आप लोग ही अन्य साथियों तक पहुंचा सकते हैं। ये महत्वपूर्ण विषय है। तो दरअसल हम लोग 25 अगस्त से आत्मसम्मान मंडल संकल्प यात्रा राष्ट्रव्यापी शुरू कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड आदि प्रदेशों में होकर गुजरेगी और इन प्रदेशों के करीब 200 जिले, जय भीम नीतू भाई, और 5000 गांव में ये यात्रा जाएगी। ये यात्रा तकरीबन 18 महीने चलेगी। यात्रा 25 अगस्त 2022 को महामानव डॉक्टर बिंदेशी प्रसाद मंडल साहब के ग्राम से, उनकी समाधि स्थल मधेपुरा, मुरहो मधेपुरा, बिहार से शुरुआत इसकी होगी और इसका समापन फरवरी-जनवरी 2024 में होगा। यात्रा का जो उद्देश्य है वो आत्मसम्मान आंदोलन जो था, सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन, पेरियार रामास्वामी नायकर का और बहुजन महापुरुषों की जो आइडियोलॉजी थी और बहुजन महापुरुषों का जो संघर्ष था उसको समाज के बीच ले जाना। इसके अतिरिक्त जो मुख्य लक्ष्य है वो है जातिवार जनगणना को लेकर के समाज को जागरूक करना। जातिवार जनगणना क्यों जरूरी है, क्यों नहीं होने दी जा रही है, कौन लोग हैं जो इसको रोक रहे हैं, राव साहब, जय भीम, जय मंडल, कौन लोग हैं जो इसको नहीं होने देना चाह रहे हैं। जातिवार जनगणना के होने से आखिर बैकवर्ड कम्युनिटी को और बहुजन समाज को क्या लाभ होगा, इसके आने वाले भविष्य में सामाजिक, राजनीतिक रूप से किस तरीके से लाभ होगा, कौन लोग हैं जो जातिवार जनगणना को रोकना चाहते हैं, नहीं होने देना चाहते हैं, इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है, मंडल कमीशन की कितनी सिफारिशें अब तक लागू हुई है, उससे पिछड़े तबके को, पिछड़े समाज को कितना लाभ हुआ है और कितनी सिफारिशें हैं जो लागू होना बाकी है। उन सिफारिशों के लागू होने से बैकवर्ड कम्युनिटी को क्या लाभ होगा, बहुजन समाज, ओबीसी, एससी, एसटी के अंदर, पसमानदा के अंदर एका कैसे हो, आत्मसम्मान से हमारा समाज कैसे जीना सीखे। और ये तमाम जो गंभीर मसले हैं, लेटरल एंट्री है, निजीकरण है, किस तरह निजीकरण के माध्यम से आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है, कॉलेजियम सिस्टम किस तरह काम करता है, न्यायपालिका किस तरह काम करती है, किस तरह कॉलेजियम के तहत न्यायपालिका में एक
परिवार विशेष से और वंश विशेष से, जाति विशेष से आए हुए जज किस तरीके से हमारे हकों पर डाका डालते हैं। न्यायपालिका जो है, मैंने खुल के हमेशा बोला हुआ है कि भारत की जो न्यायपालिका है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा भ्रष्ट संस्था है। सबसे ज़्यादा कास्टेज उसके अंदर है, सबसे ज़्यादा धूर्तपन, मक्कारीपन उसके अंदर है, सबसे ज़्यादा निर्लज्जता उसके अंदर है। लोग, भारत की भोली भाली जनता न्यायाधीश को भगवान और न्यायपालिका को न्याय का मंदिर मानती है, लेकिन सच एकदम विपरीत है। भारत के न्यायाधीश जो है आजकल सेटिंग में लगे रहते हैं। कोई राज्यसभा चला जाता है, कोई लोकसभा चला जाता है, कोई MP MLA का टिकट ले लेता है, तो वो पूरे सेटिंग में व्यस्त है। और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि न्यायालय में कुछ परिवारों के लोग जज बनते हैं, जाति विशेष के लोग जज बनते हैं। तो इसलिए भारत की जो न्यायिक प्रणाली है वो उस देश के सर्वारा शोषित, वंचित, अकलियत, बहुजन, कमीरा समाज के लिए बिल्कुल हितकर नहीं है। तो इस पर हमें खुल के लड़ना होगा। विश्वाभाई जय मंगल, हमें इस पर खुल के लड़ना होगा। ये एक बड़ी लड़ाई है। किस तरीके से निजीकरण हमारे अधिकारों को ख़त्म कर रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस तरीके से हमारे समाज को एजुकेशन से दूर रखने का एक षड्यंत्र है, और ये तमाम वो मुद्दे जो हमारे समाज को, बहुजन समाज को पुनः शोषित, वंचित बनाए रखना चाहते हैं। बिल्कुल तेजेंद्र जी, आप सही कह रहे हैं कि 85% पर 15% लोग राज करते हैं। बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन दलती और राज 5 पे 90 भाग हमारा है। शोषितों ने ललकारा है, 90 भाग हमारा है। तो उस 90 भाग की लड़ाई हम युवाओं के कंधे पर है, उसकी जिम्मेदारी हम युवाओं के कंधे पर है। महापुरुष बार बार नहीं आते हैं, वो आए, हमें संदेश दिए, हमारा मार्गदर्शन किए, और उस मार्ग पर चलने की जिम्मेदारी हमारी है। उसी को लेकर के ये यात्रा प्लान किया गया है। इस यात्रा की शुरुआत चूँकि बिहार से हो रही, तो अभी हमारे जो दौरे रहते हैं ज़्यादातर बिहार में रहते हैं। पिछले दिनों भी मैं बिहार गया, 3 दिन 4 दिन पहले वापस आया हूँ। कई लोगों से मीटिंग हुई, कम से कम 10 संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग हुई। मेरा प्रयास ये है कि जितने भी संगठन हैं, OBC के, SC के, ST के, पसमानदा माइनॉरिटी के, जो वर्गीय आधार पर, बहुजन आइडियोलॉजी पर, या बैकवर्ड की आइडियोलॉजी पर, या शेड्यूल कास्ट की आइडियोलॉजी पर, या शेड्यूल ट्राइब्स की आइडियोलॉजी पर, या पसमानदा की आइडियोलॉजी पर, या उनके हितों के लिए संगठित रूप से काम कर रहे हैं, या वो संगठन जो इन वर्गों से आते हैं लेकिन जातीय आधार पर चल रहे हैं, उन सभी को, जो हमारे समवैचारिक हैं, उन सभी संगठनों को लेकर के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन करना है और मिलकर के एक मजबूत लड़ाई, एक मजबूत आंदोलन खड़ा करना है। यात्रा का जो मकसद है कि केवल प्रचार करना नहीं है कि भाई मंडल कमीशन या जनगणना के बारे में केवल प्रचार करना और समझाना नहीं है। असल मकसद यात्रा के जरिए लोगों को आंदोलन से जोड़ना है। हम 24-25 में बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करेंगे, और जब तक एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा नहीं होता है तब तक न तो कास्ट सेंसस होने वाला है और ना ही मंडल कमीशन लागू होने वाला, ना हमें हक अधिकार मिलने वाला है। ये कन्फर्म है। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। यात्रा का बजट 70 लाख से भी ऊपर है, क्योंकि 17-18 महीने का कार्यक्रम है। इसमें 4 4 व्हीलर लगेगी। अगर हम रेंट पर, क्योंकि मेरे पास निजी नहीं है, तो अगर रेंट पर ही बात करें तो 1 महीने का 2000 रुपये प्रति 4 व्हीलर का पर डे का अगर रख लेते हैं तो 1 महीने का 1 से 1.25 लाख तो रेंट ही जाएगा, किराया भाड़ा ही लगेगा। उसके अलावा डीजल पेट्रोल है, साथियों के रहना खाना है, पंपलेट, प्रचार सामग्री, तमाम सारी चीज़ें हो जाती हैं इसमें, तो लंबा खर्च इसमें रहेगा। हाँ, एक बात अलग है कि कुछ हमारे समाज में जो सक्षम लोग हैं, ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कई गाड़ियां हैं लेकिन चलाने वाले लोग नहीं, खड़ी रहती हैं सालों के हिसाब से। वो अगर चाहें, समाज इतने आगे आए हैं
तो यात्रा के लिए चाहे तो गाड़ी उपलब्ध कराना अपनी तो करा सकते हैं, ये उनका समाज हित में एक बड़ा सहयोग होगा। हालांकि मैं इंडिविजुअल किसी से इसके लिए मांगने नहीं जाऊंगा। मांगने में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि लड़ाई समाज की है, मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। इसलिए मैं किसी व्यक्ति विशेष से मांगने नहीं जाऊंगा, मैं समाज से अपील करूंगा। समाज के बीच, लोगों के बीच, जहाँ लोगों की संख्या होगी, जहाँ 5 लोग, 10 लोग, 50 लोग, 4 लोग, 20 लोग होंगे, वहाँ मैं जरूर अपील करूंगा। लेकिन इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति के सामने मैं मांगने नहीं जाऊंगा। तो वो लोग अगर चाहें तो वर्ग हित में, समाज हित में या मिशन को लेकर के, आंदोलन को लेकर के, अगर उनके अंदर उनका ज़मीर है और समाज के प्रति उनका दर्द है। बाकी वैसे तो ज़्यादातर आज जो सक्षम लोग होते हैं वो जाति से भले ही बैकवर्ड शेड्यूल का शेड्यूल तरह रह जाएं, लेकिन मन से वो अपर कास्ट हो जाते हैं, वो आरक्षण विरोधी हो जाते हैं, वो संवैधानिक अधिकारों के विरोधी हो जाते हैं, वो समाज के दुश्मन बन जाते हैं, वो पाखंडवाद को बढ़ावा देने वाले होते हैं। यज्ञ हवन के नाम पर वो पड़ोस में अगर यज्ञ हो रहा है और कोई उनको पूछने भी ना आए, फिर भी उनको पता चल जाए, तो 10 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 51,000 का चेक कटवा के भिजवा देते हैं, या गट्ठर भिजवा देते हैं, गड्डी भिजवा देते हैं। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले मैं एक राजस्थान के एक गांव का रसीद, जो एक नवकुंडी यज्ञ को लेकर के काटा गया था एक गांव से, जिसमें 1,71,111 शायद इतना कुछ, 1,11,000 पता नहीं, शायद 1 लाख से ऊपर था। इस तरह का कोई अमाउंट था जो गांव वालों ने डोनेट किया था। अब आप सोचिए, अगर आप उसी गांव में आप जाइएगा, उन्हीं गांव वाले लोगों के भविष्य को लेकर के, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को लेकर के, उनके बच्चों के भविष्य को लेकर के अगर आप सहयोग की मांग करिएगा आंदोलन के लिए, मैं 100% गारंटीज कहता हूँ कि 1,000 रुपया सहयोग नहीं मिलेगा उसी गांव से जिस गांव ने यज्ञ के लिए लाखों रुपया दिया है। तो जब समाज के हमारा मूर्ख और जाहिल हो, तो हम किसी दूसरे से शिकायत या शिकवा कैसे कर सकते हैं। हालांकि मेरी इस तरह की तीखी बातों से कुछ साथियों को आपत्ति होती है, जायज़ सी बात होनी भी चाहिए। आपत्ति इसलिए होती है कि वो अवेयर नहीं है, आपत्ति इसलिए भी होती है कि वो पाखंड में आकंठ डूबे हुए हैं, या उनको उनकी गर्दन पकड़ के डुबो के रखा गया है। एक मैं किस्सा सुनाता हूँ, हकीकत है। हमारे एक साथी हैं, और मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेकर किसी को आप नहीं करना चाहता, या किसी का मजाक मैं नहीं बनवाना चाहता हूँ। मेरे एक साथी हैं, वैचारिक साथी हैं, उनके एक बड़े भाई साहब हैं, उनका बेटा इंटरमीडिएट में था, पिछले साल का किस्सा है। तो बेटे ने कहा कि पापा मुझे लैपटॉप लगेगा, मुझे लैपटॉप की आवश्यकता है, आप मुझे एक लैपटॉप दिला दीजिए, करीब 30-35 हज़ार का आ जाएगा। तो वो बोले कि देख ऐसा है, चुपचाप पढ़ाई कर, अभी लैपटॉप के लिए पैसा नहीं है। तुझे पता है पैसा कितनी मेहनत से आता है। बेटा बेचारा चुप हो गया, उसको ज़रूरत थी। और आजकल हर पढ़ने वाले बच्चे को लैपटॉप, टैबलेट की आवश्यकता जाहिर सी बात है, हम आप सब जानते हैं। बेचारा चुप हो गया। दूसरे दिन राम मंदिर वाले, उसी समय चंदे का कार्यक्रम चल रहा था ना, वो आपने सुना ही होगा, जगह जगह पर दीवारों में रंगरोहण किया गया था कि रामलला आएंगे आपके घर आपको निचोड़ने के लिए। तो रामलला आए दूसरे दिन उनके घर, रामलला के वो सेवक उनके घर आए, रामलला के दूत, और उन दूतों को उन महाशय ने 51,000 रुपये का डोनेशन दिया, जो अपने बेटे को एक लैपटॉप नहीं दिला सका। एक लैपटॉप के लिए जिसके पास पैसा नहीं था, लेकिन मंदिर को चंदा देने के लिए 51,000 रुपया उसके पास निकल आया। तो आप सोचिएगा, जो वर्तमान अपने बच्चों का नहीं देख सकते हैं, भविष्य कैसे देखेंगे। ये हमारा जो समाज है अकंठ डूबा हुआ है, नंगा नाचेगा मंदिर मस्जिद के नाम पर। नौटंकी चल ही रहा है पूरे देश में, देख ही रहे हैं, पूरे देश में नाटक चल रहा है धर्म के नाम पर। कत्लेआम है, दंगा फसाद है। अगर अधिकारों की लड़ाई हो तो ढूंढे से नहीं आएगा एक भी सिंगल आदमी, लेकिन अगर ईश्वर अल्लाह के नाम पर आप भड़का दीजिएगा तो समझ ही सकते हैं कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देंगे देश को। खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। तो ये एक बड़ी लड़ाई है, कोई अगर इस तरह का साथी करना चाहें तो करें। बाकी आर्थिक रूप से अन्य साथी अपनी क्षमता अनुसार सहयोग कर सकते हैं, ये तो एक सहयोग का विषय हो गया। दूसरा विषय ये है कि
यात्रा में अन्य तरीके के भी सहयोग होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर आदमी आर्थिक रूप से ही सहयोग करे, अगर नहीं करने में सक्षम है। हालांकि आजकल ऐसा कोई नहीं है कि सहयोग न कर सके, करने में सक्षम ना हो, हर कोई कुछ ना कुछ सहयोग कर सकता है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि वो सक्षम नहीं है, तो कई तरीके से सहयोग किया जा सकता है। कार्यक्रम को समय दे सकता है, या उसके क्षेत्र में जब कार्यक्रम होता है तो वहाँ समय दे सकता है। यात्रा जब उनके क्षेत्र में आती है तो जो क्रांतिकारी यात्री साथी हैं उनका स्वागत कर सकते हैं, उनके रहने खाने का बंदोबस्त कर सकते हैं, या उनकी सभा मीटिंग करवा सकते हैं। जय भीम विश्वनाथ जी सभा मीटिंग करवा सकते हैं। अन्य तमाम तरह की चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इसका एक उद्देश्य और है, सामाजिक लीडरशिप। सामाजिक लीडरशिप की समाज में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, विशेष रूप से बैकवर्ड कम्युनिटी के अंदर सोशल लीडरशिप शून्य है। अगर सोशल लीडरशिप बैकवर्ड कम्युनिटी के अंदर है तो कोई एक नाम आप हमें बताइए जो पूरे देश में जिसको लोग जानते हों, जो पिछड़ों का चेहरा हो, जो बैकवर्ड की हर लड़ाई में खुल के लड़ता हो। कुछ नाम होंगे जरूर, लेकिन वो क्षेत्र के हिसाब से होंगे। मैं एक नाम, कोई बड़ा नाम पूछ रहा हूँ, जैसे एससी की अगर बात करें तो चंद्रशेखर है, बड़ा नाम है। अलग बात है लोग कैसे सोचते हैं, वो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। एक मैं सोशल लीडर की बात कर रहा हूँ। और भी शेड्यूल कास्ट में ऐसे लोग हैं, जिग्नेश मेवानी है, भले ही वो राजनीति में चले गए, MLA बन गए, लेकिन एक बड़ा नाम है ना। और भी कई ऐसे लोग हैं। और जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, जहाँ तक मेरा एक विश्लेषण है, शेड्यूल कास्ट के जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन समाज के लिए काम करते हैं, उन्हें कभी भी कम से कम किसी कार्यक्रम को करने को लेकर के संसाधनों की समस्या नहीं होती। और वो लोग कोई ऐसे लोग नहीं होते कि बहुत बड़े खानदान से हों, लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे शेड्यूल कास्ट के भाई अवेयर हैं, वो समझते हैं पे बैक टू सोसाइटी को। वो सामाजिक आर्थिक रूप से अपने लोगों को जो उनके लिए लड़ रहे हैं, समय देने वाले होते हैं समय देते हैं, समय नहीं देने वाले होते बिजनेस वगैरह में बिजी है तो वो अपनी क्षमता अनुसार धन देते हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। तो सोशल लीडरशिप की आवश्यकता है। मैं कुछ ऐसे युवाओं की तलाश कर रहा हूँ जिनके अंदर सामाजिक लड़ाई लड़ने का या आगे चल के समाज का नेतृत्व करने का जुनून है। वो ऐसे युवाओं से मेरी अपील है, बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पसमानदा समाज के, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उन्हें केवल समय देना है। अगर समय दे सकते हैं, 17-18 महीने तक आपको यात्रा में साथ रहना है। आपका पूरा खर्चे का इंतजाम जो रहेगा वो हम लोग यात्रा की तरफ से उठाएंगे। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, रहने का, खाने का, चलने का कोई टेंशन नहीं लेना है, वो हम लोग झेलेंगे। लेकिन आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, सीखने की एक क्षमता होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए सीखने की, संघर्ष करने का जज्बा होना चाहिए, समाज की लीडरशिप करने की चाह होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर एक बार घर से निकलेंगे तो 18 महीने बाद ही घर जा पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। यात्रा कई राउंडों में होगी। यात्रा का हर एक राउंड 15 दिन का होगा। उसके बाद 15 दिन के बाद 1 सप्ताह का यानी कि 7 दिन का रेस्ट होगा। उस रेस्ट के समय में आप लोग अपने घर जा सकते हैं। मैं अपना काम जो भी है, तैयारियां या तमाम चीज़ें, वो मैं अपना करूँगा। आप लोग घर जा सकते हैं, उसकी भी व्यवस्था हम लोग करेंगे। उसकी भी चिंता आप छोड़ दीजिए, आने जाने की वो भी व्यवस्था हम लोग करेंगे। ट्रेन बस से जैसे भी आना जाना आपका होगा, वो सुविधाएं भी हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। उसका भी खर्चा वहन किया जाएगा। लेकिन बशर्ते आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, एक चाह होनी चाहिए। विशेष अपील मेरी अति पिछड़ी जातियों से है, क्योंकि अति पिछड़ी जातियों में सोशल लीडरशिप नहीं है। वो लोग आगे आए, मैं उनको आगे लेके आना चाहता हूँ। और निश्चित तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम है और बड़े लेवल पे लड़ाई लड़नी है। मैं तमाम बहुजन समाज के संगठनों से भी अपील करता हूँ जिनसे मेरा संपर्क बन पाया है। मैंने प्रयास किया है उनसे संपर्क बनाने का और कोऑर्डिनेशन कमेटी में उनको शामिल करने का, कार्यक्रम में शामिल करने का। जिनसे मेरा संपर्क नहीं बना या जिनके पास जिनके कांटेक्ट मेरे पास नहीं है या मैं जिनसे बात नहीं कर पाया, तो उनसे मेरी अपील है कि इस चीज़ को बुरा न माने। समाज की लड़ाई है, आप थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाएं, अपनी तरफ से ही आप मुझसे कांटेक्ट कर लें
हो सकता है कि मेरे पास आपके नंबर ना हो या मैं आपके बारे में नहीं जान रहा हूँ, निश्चित तौर पे ऐसा हो सकता है। बहुत से ऐसे लोग होंगे मेरे बारे में नहीं जानते होंगे, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि मैं आपके बारे में क्यों नहीं जान रहा। ठीक है, मेरे बारे में तमाम लोग नहीं जानते, तो इसमें कोई ख़राब बात नहीं, क्यों नहीं जान रहे वो लोग, नहीं जान रहे हैं, वैसे ही है। तो आप लोग सामने से मुझे कॉन्टैक्ट करने का प्रयास करें, और प्रयास करें कि कोऑर्डिनेशन कमेटी जो आत्मसम्मान मंडल संकल्प यात्रा को लेकर, जातिवाद जनगणना को लेकर के, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लेकर के तमाम सामाजिक संगठनों की बन रही है, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल हों और अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार जो जिम्मेदारी आप ले सकते हैं उसको लें, उसका निर्वहन करें, इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। इसको लेकर के 26 जून को एक पटना में बैठक है, तो उसमें आप लोग आमंत्रित हैं, जो भी सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि हैं। ये आम बैठक नहीं है, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन करना है। तो इसलिए मैं तमाम साथियों से इसके लेकर माफ़ी चाहता हूँ कि केवल मैं इस बार सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों को ही बुला रहा हूँ, लेकिन और भी जो जिम्मेदार साथी हैं, वैचारिक साथी हैं, बुद्धिजीवी साथी हैं, या किसी तरीके से वो अपने स्तर से सहयोग कर सकते हैं, या उनको लगता है कि नहीं उन्हें आना है, तो ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कोई रोक नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, आप आ सकते हैं। तो अभी स्थान फाइनल नहीं है, 2-4 दिन में कहाँ मीटिंग होगी और समय क्या रहेगा वो फाइनल हो जाएगा। बशर्ते तारीख 26 जून की है, संडे की, पटना में, बिहार। तो इसको आप नोट कर लें और मुझसे संपर्क कर लें, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। मानवेंद्र जी, संगठन के लोग लाइव देखें या ना देखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा फार्मूला एक है कि मैं जोड़ता नहीं हूँ और गिनता नहीं हूँ। थोड़ा पेचीदा है। जोड़ने का मतलब ये है कि मैं किसी से बहुत अधिक उम्मीद नहीं करता, और गिनने का मतलब मेरा ये है कि मैं कोई भी कार्यक्रम मिनिमम सपोर्ट पे करता हूँ, मैक्सिमम पर नहीं। कम लोगों के साथ और कम लोगों की सहमति से शुरुआत करता हूँ और उसको अधिक लोगों तक लेके जाता हूँ। और ये कंफर्म है कि जो कार्यक्रम है 17-18 महीने का, अगर सिंगल संगठन या सिंगल व्यक्ति साथ नहीं आया तो भी मैं अपने कमिटमेंट पर कायम हूँ, मैं इसको पूरा करूँगा। मैं 17 महीने तक इस यात्रा को अपने दम पर चलाऊँगा। जो हमारे साथी हैं, पड़ोसियों के साथी हैं, 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, रहने वाले हैं, वो लोग रहेंगे साथ में, और हम लोग पूरे 7 प्रदेशों की यात्रा को कंप्लीट करेंगे। मुरहू से 25 अगस्त को शुरू करके और जनवरी-फरवरी 2024 तक इसको चलाएंगे कंटिन्यू। फिलहाल हमारा प्रयास यही है, जितने अधिक से अधिक संगठन और जितने अधिक से अधिक साथी शामिल हो सकें, क्योंकि ये एक बड़ी लड़ाई है, किसी एक संगठन की, एक व्यक्ति की लड़ाई है नहीं। इसको लेकर के हम लोगों की एक व्यापक रणनीति है। तमाम साथी हम लोग समस्तीपुर में भी इसको लेकर बैठक किए थे और पटना में भी कर ही रहे हैं। तमाम वो सारी चीज़ें हैं जो हमने आपको बताई हुई है, और मुझे लगता है कि बहुत कुछ बताने को नहीं है। और जहाँ तक सवाल है कि कुछ राज्यों में, या बिहार को ले लें या अन्य जगह के ले लें जहाँ सेंसस के मसले होते हैं, या पॉलिटिकल पार्टियाँ जो सेंसस पे आई हैं, एकजुट हुई हैं, उनका आभार और व्यक्त करते हैं। और उन्होंने इस आवाज़ को उठाया, ना सिर्फ उठाया बल्कि इस पर काम करने के लिए आगे आए, अपने तरीके से एकजुट हुए सारे पक्ष के और विपक्ष के दल बिहार के। आभार है। लेकिन सवाल ये है कि समाज को अगर राज्य स्तर से सेंसस होती है तो क्या लाभ होगा। मैं खुल के इसलिए नहीं बोलूँगा कि कुछ लोगों को लगेगा कि मैं कुछ अलग ही खिचड़ी पका रहा हूँ। मैं 2 चीज़ें आपको बता देता हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई सेंसस कभी हो ही नहीं सकती, वो सिर्फ सर्वे करवा सकते हैं। और वही बिहार सरकार भी नोटिफिकेशन जारी की है, एक सर्वे होगा और वो वैलिड नहीं होता है। इसके प्रमाण के लिए मैं आपसे खुद पढ़ने के लिए बोलूँगा आर्टिकल 240 संविधान का 7 शेड्यूल 7वीं अनुसूची पॉइंट नंबर 69 पहला। दूसरा,
मैं आपको पढ़ने को बोलूँगा जनगणना अधिनियम 1948। इन दो चीज़ों को मैं आपको पढ़ने को बोलूँगा। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा मेहनत करने को बोलूँगा। कर्नाटका में जो 2015 में हुआ, जिसको कास्ट सेंसस कहा जाता है, उसको पढ़िए और पता करिए कि वो कास्ट सेंसस ही है, कुछ और है। शेर की खाल में कहीं सियार तो नहीं छुपा हुआ है। उसको पढ़ लीजिए ताकि आपको नेताओं का खेल समझ में आ जाए, उसको विश्लेषण कर लीजिए उस पर। उसके बाद वो आज तक उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर पाया, वो चीज़ समझिए। 2011 की जनगणना जो केंद्र सरकार नहीं करवाई, लेकिन जनगणना आयुक्त से नहीं हुई, और उसी आधार पर उसको वैलिड नहीं माना जा रहा है। आखिर जब केंद्र की जनगणना को वैलिड नहीं माना जा रहा है तो राज्य को कैसे माना जाएगा? जब राज्य की सेंसस संवैधानिक रूप से वैलिड नहीं है, केंद्र सरकार उसको स्वीकार नहीं करेगी, किसी योजना में लागू नहीं करेगी, न्यायालय उसको स्वीकार नहीं करेगा। सिर्फ एक लाभ जरूर होगा कि अभी जो हम कहते हैं कि हम देश में 52% हैं, तो बिहार में सेंसस होने के बाद हम ये कहेंगे कि हम बिहार में जो भी उस समय के आंकड़े आएंगे कि हम 50 हैं, 70 हैं, 60 हैं, हम इतने हैं। लेकिन अगर वो आंकड़े, उन आंकड़ों के आधार पर कोई योजना का लाभ भी अगर हमें नहीं मिला तो उसका क्या फायदा? मैं ये नहीं कहता कि उसको नहीं करना चाहिए, उसको करना चाहिए। कम से कम आंकड़े तो सामने आएंगे, एक तो लाभ होगा। लेकिन मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ ताकि सारे साथी वो चीज़ जो काम हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसके अतिरिक्त जो वास्तविक लीगल संवैधानिक जो काम रहेगा, जिसको कहीं से चुनौती नहीं मिल सकती, ना न्यायालय से और ना ही अन्य किसी जगह से कानूनी चुनौती मिल सकती है, जिसपे कोई चुटिया वाला कोर्ट में पहुंच के रोक नहीं लगवा सकता है, जिसको केंद्र सरकार भी खारिज नहीं कर सकती, किसी राज्य की सरकार जिसको खारिज नहीं कर सकती है, उस काम को करवाने के लिए हमें प्रेशर बनाना चाहिए केंद्र सरकार पर। केंद्र सरकार पर ये प्रेशर बनाना चाहिए कि वो जातिवार जनगणना करवाए, और जनगणना जो जातिवार करवाए वो जनगणना आयुक्त से जनगणना अधिनियम के तहत करवाए, ना कि किसी दूसरे डिपार्टमेंट से। नहीं तो 2011 वाली जो सेंसस है उसी की तरह डब्बे में चली जाएगी कचरे की, कभी सार्वजनिक नहीं होगी केंद्र सरकार की करवाने की बात नहीं। क्योंकि उसमें भी ये ड्रामा हो जाएगा कि भैया 7 करोड़ गलतियाँ, 5 करोड़ गलतियाँ, 9 करोड़ गलतियाँ, 45 लाख जातियाँ, हर जाति में 5, 10, 50, पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा इसका ज्ञानी नहीं हूँ कि किस जाति में कितना गोत्र होता है। लेकिन हाँ, मुझे इतना जरूर पता है कि हर जाति में कई 6 गोत्र होता है। अब वो सब सलाह जिसको जनगणना करने के लिए दिया, NGOs को, तमाम सारे सोशल वर्कर्स को या अन्य लोगों को ठेके पर, केंद्र सरकार 2011 में वो सब सलाह जो है कि गोत्र को ही जाति बना दिया। अब जब गोत्र को जाति बनाइएगा तो 45 लाख क्या 45 करोड़ जातियां भारत में निकल आएंगी, है ना। और जब सब गोत्र को ही जाति बना दिया, उसी का आधार बोल रहा वैलिड ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि केंद्र सरकार से कहिए कि जनगणना करवाए, लेकिन ये भी कहिए कि जनगणना सिर्फ जनगणना आयुक्त के जरिए जनगणना अधिनियम के तहत सरकारी कर्मचारी के द्वारा जो जनगणना अधिनियम में प्रावधान है उस आधार पर करवाए, ताकि उसको न खुद केंद्र सरकार खारिज कर सके और न न्यायालय में उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई चुनौती मिल सके, ताकि उसके होने के बाद हम अपने हक हिस्सेदारी की लड़ाई को देश भर में मजबूती से लड़ सकें। ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। मैंने 2 चीज़ें आपको बताई हैं, आप समझ जाएंगे कि आखिर क्यों राज्य सरकार की जनगणना से हमारे समाज को कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसके लिए आप संविधान का आर्टिकल 246 अनुसूची 7 पॉइंट नंबर 69 पढ़िए, जनगणना अधिनियम 1948 पढ़िए, उन तमाम राज्यों का एक विश्लेषण करिए जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जातिवार जनगणना करवाई है। अगर करवाई है तो कहाँ है, लागू क्यों नहीं है, आंकड़े सामने क्यों नहीं है, इस तरह के सवाल उठाइए अपने मन में और जवाब खोजिए। निश्चित तौर पर आप हमसे सहमत होते हुए खुद को पाएंगे। रिंकू यादव जी नमस्कार। तो बस इतना ही कहना है और विशेष अपील है कि आप समय दें, सहयोग दें, बौद्धिक विचार विमर्श भी करें, और विशेष रूप से बुद्धिजीवी जो तबका है उसके लिए भी मेरे पास कुछ शब्द कुछ दिनों से हैं, कुछ साथियों की तरफ से जो आ रहे हैं, युवाओं की तरफ से।
एक युवा से आज मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जिस तरह सवर्णों के लिए दलितों और पिछड़ों के पसीने से बदबू आती है, उनके पास बैठना दूभर है, उनको साथ रखना दूभर है, उसी तरह बहुजन बुद्धिजीवियों को भी जमीन पर संघर्ष करने वालों युवाओं के विशेष रूप से पसीने से बदबू आती है। जब मैं बाद में पूछा तो उसका कारण बहुत गंभीर था कि आजकल जो तमाम बहुजन बुद्धिजीवी लोग जो हैं बहुजन एकता, बहुजन ठेकेदारी, बहुजन दावेदारी, बहुजन हिस्सेदारी, ये वो फलना जमका पता नहीं कौन कौन सी दावेदारी टाइप के सम्मेलन करते रहते हैं सिटियों में, बड़ी बड़ी जगहों पर, हॉल्स में, होटलों में। निश्चित तौर पर मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, चर्चा होनी चाहिए, मैं भी कहता हूँ, लेकिन ऐसी जगहों पर केवल उन लोगों को बुलाया जाता है जो या टीवी डिबेट्स में भाषण देते हैं, या अखबारों में बड़े बड़े लेख लिखते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल्स वगैरह पर वीडियो बढ़िया बढ़िया बनाते हैं जिनके अच्छे व्यूज़ हैं, या प्रोफेसर वगैरह हैं, अधिकारी कर्मचारी, उन लोगों को, मतलब उनके लिए वही सिर्फ बुद्धिजीवी होते हैं। उनका एक मतलब हमें लगता है एक घेरा बनता जा रहा है, एक लेयर बनता जा रहा है बुद्धिजीवियों का अलग ही, और वो उस लेयर के पास में संघर्ष करने वाले जो युवा उनको नहीं फटकने देना चाहते हैं। उनको भी अंदर एक मतलब ग्राफ बन गया है बहुजन समाज के अंदर भी कि जो बुद्धिजीवी तबका है वो अपने आप को मतलब सबड़ मानने लगा है, समझाने की भाषा में कहा जाए, और जो संघर्ष करने वाले जो लोग हैं जमीन पर उनको वो पिछड़ा दलित मान रहा है। समझ रहे ना मैं जो कह रहा हूँ, ठीक है? यानी कि वो भी एक मानसिक रूप से पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गया है जो बुद्धिजीवी तबका है। युवाओं को वहाँ पर न बुलाना, मेरा सुझाव ये है कि ऐसे कार्यक्रमों में जहाँ आप 10 बुद्धिजीवियों को बुलाते हो, मुझे तो नहीं पता ये बुद्धिजीवी क्या होता है, मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूँ, मैं खुले शब्दों में ये शुरुआत से कहता आया हूँ, मैं कभी खुद को बुद्धिजीवी नहीं मानता, मैं बन भी नहीं सकता, मुझे ये पसंद नहीं। मुझे सड़कों पर संघर्ष करना अच्छा लगता है, बुद्धिजीवी बन के भाषण देना मंचों पर मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं यहीं ठीक हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा उन बुद्धिजीवियों से, मेरा ये सुझाव है जो इस तरह के कार्यक्रम करते हैं कि ठीक है आप 10 बुद्धिजीवियों को बुलाते हो तो एक दो ऐसे आसपास के आपके जहाँ भी कार्यक्रम करते हो वहाँ निश्चित तौर पर आपके जिला जवाहर में एक आध ऐसा युवा जरूर होगा जो ज़मीन पर सड़कों पर संघर्ष कर रहा होगा, उसको भी इनवाइट कर लीजिए, उसको भी सम्मान दे दीजिए, बेचारे का हौसला अफजाई होगा, उसको भी संघर्ष करने का बल मिलेगा। आप लोगों की इस करामात के चक्कर में बहुत से युवा आप जान रहे हैं कि निराश हो गए, पीछे हटने लगे हैं संघर्ष करने से। पैसा खर्च करें, समय खर्च करें, घर परिवार से दूर रहें, सर्दी गर्मी बारिश झेलें, पुलिस की लाठी और मुकदमे झेलें, और जो सम्मान का नंबर है तो माला पहनेंगे एसी में बैठे हुए, टीवी डिबेट्स में जाने वाले, यूट्यूब पे जाने वाले बुद्धिजीवी, यादगारी कर्मचारी, सम्मान उनको मिलेगा, संघर्ष उनका बताया जाएगा। अरे भैया ऐसा कौन सा संघर्ष आपने किया है जो आपको उन युवाओं का संघर्ष नहीं दिखता, जो सड़कों पर लगे पड़े हैं? आपकी नज़र में तो हमें लगता है कि वो एकदम अछूत हैं, उनके पसीने से वास्तव में बदबू ही आती है ना? तो थोड़ा सा सोचिए, माइंड पे जोर डालिए। मैं देखिए, मैं जो बात बोलता हूँ खुल के बोलता हूँ, मुझे कतई इस चीज़ की परवाह नहीं है कि बुद्धिजीवी लोग या वो तमाम बुद्धिजीवी जो मेरे सपोर्ट में हैं वो इस सब से नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल आप नाराज हो जाइए। मेरे गांव देहात में एक कहावत है, अगर नाराज हो जाओ तो 2 मोटी पैक के खा लेना। समझ रहे हो? 2 मोटी रोटी, 2 मोटी बनाना और उनको खा के सो जाना। विद्रोही को फर्क नहीं पड़ता है ठेंगा, क्योंकि मैं जो है किसी के सपोर्ट के दम पर, किसी के पुशअप के दम पर, किसी के फंडिंग के दम पर या किसी की विरासत के दम पर यहाँ तक नहीं पहुँचा। मैं खुद पे भरोसा रखता हूँ, खुद के संघर्ष पे भरोसा रखता हूँ। जब तक जिंदा रहूँगा संघर्ष करता रहूँगा, मर गया तो बात खत्म। और अगर लंबे समय तक जिंदा रहा तो मुकाम तो हासिल कर ही लूँगा, पहचान तो बना ही लूँगा। अगर संघर्ष करूँगा तो समाज सम्मान मान सब देगा। तो मैं तो गिनती भर मुट्ठी भर बुद्धिजीवियों टाइप के लोगों की या कुछ उन लोगों की जो थोड़े से अपने आप को समझते हैं या संपन्न लोग हैं या राजनीति में आगे बढ़ गए हैं या तमाम सारी उनके पास सुख सुविधाएं हैं, मैं उनकी परवाह क्यों करूँ? मैं तो अपने छोटे भाइयों के, अपने समाज की परवाह करूँगा, उनके बारे में सोचूंगा जो इतनी मेहनत कर रहे हैं।
क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, मुझे पता है मेहनत कैसे होती है, इसलिए मुझे उनकी परवाह है, उनका दर्द है। तो मेरी ये सलाह है कि आप लोग एक बार विचार करिए, ये बुद्धिजीवी टाइप का ड्रामा खेलना बंद करिए और चर्चा होनी चाहिए। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो कहता हूँ कि दिन में पर डे 100 जगह ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए पूरे देश में, 100 के 1000 जगह होने चाहिए। लेकिन उन कार्यक्रमों में अगर आप 10 इस तरह के लोगों को, एलीट लोगों को बुलाते हो तो एक आसपास देख लीजिए, कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो सड़कों पे संघर्ष कर रहा है, उसको भी बुलाइए उस मंच पर, उसको भी अपनी बात रखने का मौका दीजिए, उसको भी मान सम्मान थोड़ा दे दीजिए ताकि उसका हौसला बढ़े, उसको लगे कि उसका समाज उसको साथ दे रहा है, उसको सम्मान दे रहा है, ताकि वो आगे बढ़े। मैं ऐसे दर्जनों युवाओं को जानता हूँ जो आज से 2 साल पहले तक बहुत मेहनत करते थे, बहुत संघर्ष करते थे, लेकिन आज वो अपने घर बैठे हैं। किसी ने अपनी दुकान खोल ली है तो कोई कोचिंग चलाने लगा है। जानते हैं क्यों? सिर्फ इसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से, आप लोगों की वजह से, क्योंकि आपने उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया। अछूतों जैसा व्यवहार सवर्णी दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ नहीं करता है। पिछड़े और दलितों के एलीट और संपन्न लोग भी संघर्ष करने वालों से और कमजोर लोगों के साथ अछूतों जैसा व्यवहार करते हैं। शुक्रिया। मुझे लगता है कि जो भी मुझे बोलना था, या जो कुछ साथियों से कुछ दिनों की जो पीड़ा थी कुछ साथियों की, वो मैंने रख दी है। और बुद्धिजीवी वर्ग इस पर विचार करे या न करे, वो उसका अपना मसला है। मेरी अपील है कि वो विचार करे, क्योंकि अगर विचार नहीं करेगा इससे तो समाज का बहुत बड़ा आंदोलन का, मिशन का नुकसान निश्चित तौर पर होना है। और एक बात और जान लीजिए कि युवा आपके साथ अब खड़ा होने वाला नहीं है। अगर आप युवाओं को सम्मान नहीं दे सकते, उनको आगे बढ़ने में साथ नहीं दे सकते, तो युवा अब नहीं खड़ा होगा। युवा जान गया है, समझदार हो गया है, वो बिल्कुल भी अब वो आपके बहकावे में नहीं आएगा। इसलिए बेहतर रास्ता यही है कि आपका भी सम्मान बना रहे, आपके साथ युवा खड़ा रहे, ताकि आपका जो ओहदा है वो ऊंचा रहे। इसलिए आप भी युवाओं के साथ खड़े होइए, आप भी उनको सम्मान दीजिए। हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो सम्मान देता है उसी को सम्मान मिलता है। और मेरा भी एक नियम है, जो सम्मान करता है उसी को सम्मान मैं करता हूँ। यानी कि जो जिस भाषा में बोलता है, बात करता है, मैं उसको भी उसी भाषा में जवाब देता हूँ। यही मेरा तरीका शुरू से रहा है। जो साथी हमें लंबे समय से जान रहे हैं उनको बेहतर पता है, मुझे किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी बातों से सामने वाला नाराज हो जाएगा तो वो साथ नहीं देगा या प्रोपेगेंडा करेगा, या जो साथ देने वाले हमारे लोग हैं उसके संपर्क में होंगे तो उनको दिग्भ्रमित कर देगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरुआत 0 से किया था, आज तो हजारों का कारबा है। तो अगर आप 10-20 लोगों को भ्रमित कर भी लोगे तो मैं अपने दम पर 10,000 और खड़े कर लूँगा अपनी मेहनत से। मैं अपनी मेहनत पर, अपने संघर्ष पर और महापुरुषों की वैचारिकी पर विश्वास करता हूँ, बाकी किसी पर कोई भरोसा नहीं करता। शुक्रिया, आप सभी ने सुना, समय दिया। शुक्रिया सुरेंद्र यादव जी और तमाम भाइयों का, रिंकू यादव जी, तमाम साथी जो जुड़े, समय दिया, सुना। गर्मी बहुत ज़्यादा है और पसीना भी निकल रहा है, क्योंकि जिस रूम में मैं हूँ यहाँ पर फिलहाल में अभी वो उस तरह की व्यवस्था नहीं है जो पसीना सूखता रहे। तो इसलिए अब मुझे भी यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो पूरा शरीर बदबू मारने लगेगा। तो बुद्धिजीवियों को और ज़्यादा दिक्कत होगी। मुझे नहाना पड़ेगा, जाके फिर सेंट वेंट लगानी पड़ेगी, जो मैं लगाता नहीं हूँ उनके पास जाने के लिए। इसलिए मैं सोचता हूँ कि पसीना कम निकले ताकि बुद्धिजीवी लोग थोड़ा सा बैठने दें पास में। तो शुक्रिया, आपसे अपील है कि इसको शेयर करिए और आंदोलन में हिस्सा बनिए, यात्रा का हिस्सा बनिए। अगर कोई साथी जो है समय दे सकते हैं तो साथ आएँ। आप खर्चे की चिंता ना करें, आपको केवल समय देना है। और समय में भी आपको ऐसा नहीं कि 17 महीने कंटिन्यू घर परिवार से दूर रहना है। 15 दिन का राउंड होगा, 1 सप्ताह का रेस्ट रहेगा, उसमें आप अपने घर जाइए, घर वालों से मिलिए। लेकिन अगर आप 17 महीने यात्रा में आप दे दीजिए तो निश्चित तौर पे मैं गारंटी देता हूँ कि आप अपने समाज का नेतृत्व बड़े अच्छे से करना सीख जाएंगे और समाज के लोग आपके साथ खड़े होंगे। इसमें कतई दो राय नहीं, क्योंकि लड़ना है तो सीखना पड़ेगा।
हर चीज़ को समझना पड़ेगा। तो बाकी जो लोग आर्थिक सहयोग कर सकते हैं वो आर्थिक सहयोग करें, और कोई संसाधन अगर संपन्न साथी है, अगर बात की मेरा बुरा लगा हो तो अपना रख लेना डब्बे में बंद करके, ठीक है। सामाजिक लड़ाई है, मेरे बेटे की शादी नहीं है, ठीक है। तो अगर जो संपन्न लोग हैं मैं उनके लिए बोल रहा, अगर आपके पास संसाधन अधिक है, क्योंकि हमें 3-4 गाड़ी चाहिए, अगर आप सहयोग कर सकते हैं समाज इससे वेलकम और करिए। समाज की तरफ से आपका आभार रहेगा। आप चाहेंगे आपका नाम ओपन किया जाए तो आपका नाम ओपन किया जाएगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं किया जाएगा। और अगर आपको हमारी बातें खराब लगी कोई भी बीच में, सॉरी, मैं उसके लिए माफ़ी तो नहीं मांग सकता, ये मेरी आदत में नहीं है, क्योंकि मैंने कोई गलती की नहीं है ना। आप उसको अपने रख सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं, सेपरेट सुरक्षित कहीं भी, ताकि कोई हवा न लगे, या फिर किसी मंदिर अंदर को दान में दे सकते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और जो युवा साथी हैं वो चिंता ना करें, हम लोग अपने दम पर, अपने संघर्ष के बदौलत, अपने इसी पसीने के बदौलत जिससे बदबू आती है, एक आंदोलन खड़ा करके दिखाएंगे और ये साबित करके दिखाएंगे कि हम आज के युवा हैं, किसी से कम नहीं है। हम बेवकूफ़ नहीं है कि आप मार्गदर्शन नहीं करिएगा तो हम आंदोलन खड़ा नहीं कर पाएंगे। हम कमज़ोर नहीं है कि पुलिस की लाठियों धमकियों से टूट जाएंगे। हम लड़के दिखाएंगे, आंदोलन खड़ा करके दिखाएंगे और अधिकारों को हासिल करके दिखाएंगे। बड़ी लड़ाई है और हम युवाओं को ही लड़नी है। जो हमारे लोग महापुरुषों के वैचारिकी पे चलने की बातें करते हैं बड़ी बड़ी, असल में वो लोग भ्रमित हो चुके हैं। तमाम लोग उनमें से भ्रमित हो चुके हैं, सारे तो नहीं। महापुरुषों की विचारधारा को उन्हें एक बार पुनः समझने की आवश्यकता है। शुक्रिया। जगदीश रावत जी कैसे, जगदीश रावत जी 69,000 शिक्षक भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थी हैं और आप लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। सैल्यूट है आपके संघर्ष को। निश्चित तौर पर आप जैसे युवाओं की जीत होगी, लगे रहिए। हम हमेशा ही आपके साथ खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी लड़ाई है और आपकी जीत होगी। हमें ज्ञात हुआ है कि आप कुछ साथियों को जेल भी भेजा गया आपके अधिकारों की लड़ाई को लेकर के, मांग को लेकर के। दुखद है, समय का अभाव है। मैं प्रयास करूँगा कि समय निकाल करके एक बार आपके बीच पहुँचूँ, आपके साथ बैठूँ और जो हो सके आंदोलन को जितना मेरी तरफ से मजबूती मिल सकती है मैं वो मजबूती देने का प्रयास करूँगा। और निश्चित तौर पे हम आपकी आवाज़ को और आपकी मांग को अपने स्तर से, अपनी क्षमता अनुरूप उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। चाहे हम आपके धरने में बैठे हों या फिर किसी कहीं भी दूसरे आंदोलन में हों, हमने हर जगह 69,000 भर्ती घोटाले को प्राथमिकता दी है और लोगों के समक्ष रखा है। आप लोगों के संघर्ष को मैं सैल्यूट करता हूँ। आप लगे रहिए। हमारा सहयोग हमेशा आपके साथ है और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जब भी ज़रूरत लगेगी तो मैं उपस्थित मिलूँगा। शुक्रिया, आप सभी ने समय दिया। धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, जय फुले, जय पेरियार।